हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पैशन फॉर फिजिक्स में। तो देखो बच्चों, अभी तक हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पे 3 लेक्चर ले चुके हैं और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी रेजिस्टेंस की और वो फैक्टर जिन पे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने एक एक्सप्रेशन निकाला था, उसमें हमने क्या देखा था, ये देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे लेक्चर नंबर है हमारा 4। ठीक है, तो देखो जब लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था रो डिवाइड बाई L, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था L डिवाइड बाई A के, और जो फाइनल एक्सप्रेशन हमने निकाला था वो था R इक्वल टू रो L अपॉन A, और ये किसके इक्वल था, ये था ML डिवाइड बाई NE स्क्वायर टो इंटू A। ये एक्सप्रेशन हमने निकाला था। ठीक है, तो फिर हमने वहां से क्या कहा था, हमने कहा था कि ये जो M डिवाइड बाई NE स्क्वायर टो है, ये क्या है, बेसिकली ये रेजिस्टिविटी है। ठीक है, और लास्ट लेक्चर में ही हमने ये बात भी की थी कि जो रेजिस्टेंस है R वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है और मटेरियल की भी प्रॉपर्टी है, वो दोनों पे ही डिपेंड कर रही है। क्यों? क्योंकि देखो भाई, यहां से लेंथ पे भी डिपेंड कर रही है, एरिया पे भी डिपेंड कर रही है, इन दोनों पे डिपेंड कर रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। अब ये n पे भी डिपेंड कर रही है, टो पे भी डिपेंड कर रही है, इसका मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टी भी है। लेकिन जो रो आपके पास थी वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल की प्रॉपर्टी थी, वो डिपेंड नहीं करती थी किसके ऊपर, डायमेंशंस पे, लेंथ क्या है, एरिया क्या है, ये हमें यहां से दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो रो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी थी। आप इन दोनों एक्सप्रेशंस में, दैट इज R वाले एक्सप्रेशन में और रो वाले एक्सप्रेशन में, दोनों में अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ कॉमन है हमारे पास। वो कॉमन क्या है, M, E, N और टो। ध्यान से देखो, M, N, E और टो। M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो हमेशा कांस्टेंट है। ठीक है, मास सिर्फ तब बदलेगा जब आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत हाई स्पीड से चल रहा हो। हाई स्पीड मींस स्पीड नियरली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आप इसको पढ़ेंगे लेटर ऑन, अभी नहीं, 12th में नहीं, बाद में पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन में आपके पास आएगी ये, कि जब आपके पास जो एक पार्टिकल है वो स्पीड ऑफ लाइट के नियरली चलता है तब उसका मास वेरी करता है। बट हमारे यहाँ पे मास हमारा कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो हमारे पास जो दो वेरिएबल हैं वो n और टो है। देखो लास्ट लेक्चर में जब हम बात कर रहे थे तो हमने वहां पे क्या कहा था, हमने वहां पे इन दोनों चीजों को, दैट इज n क्या था, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और टो रिलैक्सेशन टाइम, इन दोनों को हमने एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया था। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारा जो टेम्परेचर था वो कांस्टेंट था, है ना। हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि हमने एक मटेरियल ले लिया और उसको रख दिया है। जैसे सपोज मैंने एक मटेरियल लिया और उसको रूम टेम्परेचर पे रख दिया, अब वो टेम्परेचर उसके लिए फिक्स हो गया कि इसी टेम्परेचर पे वो है। बट अगर टेम्परेचर फिक्स ना हो, कांस्टेंट ना हो, वो वेरी कर रहा हो, तो हमने कहा था कि n और टो दोनों वेरी करेंगे। तो इसका मतलब है कि R और रो डिपेंड कर रहे हैं किसके ऊपर, n और टो पे, और ये n और टो दोनों डिपेंड कर रहे हैं किस पे, टेम्परेचर पे। इट मींस दैट रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी दोनों डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, टेम्परेचर पे। दीज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो आज हम वही देखेंगे कि ये दोनों के दोनों, यानी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करते हैं। करें स्टार्ट? ओके, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, हेडिंग डालो फटाफट, दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ R एंड रो। ठीक है, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहे हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ये हमारे पास था। देखो R हमारे पास है, R इक्वल टू ML डिवाइड बाई NE स्क्वायर टो इंटू A, और रो था हमारे पास M डिवाइड बाई NE स्क्वायर टो। ठीक है, ये दो चीजें हमारे पास है। पहला केस लेके चलते हैं हम कंडक्टर का। देखो लास्ट लेक्चर में ही हमने क्या किया था, हमने 3 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया था, किसको, मटेरियल को, किसके बिहाफ पे, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, है ना। हमने कहा था ये कंडक्टर हैं, ये जिनकी कंडक्टिविटी हाईएस्ट होती है, इंसुलेटर जिनकी कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट 0, और सेमीकंडक्टर वो थे जिनकी कंडक्टिविटी किसमें थी, दोनों के बीच में लाई करती थी। किस किसके, कंडक्टर और इंसुलेटर के। ठीक है, तो उनमें से मैं पहले टाइप का मटेरियल ले रहा हूं, वो आपके पास था कंडक्टर।
हम ये देख रहे हैं कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करेंगे टेम्परेचर पे, यानी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करेगा। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं किसी कंडक्टर के लिए तो क्या इफेक्ट होगा उसके रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पे। यहां से ध्यान से देखें, हम m कांस्टेंट है, ठीक है, एक मटेरियल हमने ले लिया, उसके लिए L फिक्स कर दिया हमने, A फिक्स कर दिया है अभी के लिए। टेम्परेचर पे ये दो चीजें डिपेंड कर रही हैं अभी हमारी, दैट इज n और टो। n क्या था? n आपके पास था फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, क्या था ये? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी। और जो टो था वो था एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। सारे के सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनको कंसीडर में लेने के बाद जो टोटल आपके पास एवरेज रिलैक्सेशन टाइम निकल रहा था वो आपके पास क्या था? वो था टो। अब देखो, जैसे ही हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो क्या होगा? मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी फ्री, है ना? क्यों? क्योंकि उनको एनर्जी मिल रही है। सही बात है भाई। अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है, इट मींस दैट वी आर इंक्रीजिंग थर्मल एनर्जी, और थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, इसका मतलब है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो इजीली डिटैच हो गए, किससे? एटम से। तो जैसे जैसे T बढ़ा, n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, पहला केस। दूसरा, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं, टेम्परेचर अगर आपके पास इंक्रीज हो रहा है तो उसके साथ साथ क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ कोलिजन भी बढ़ेंगे, और टोटल नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ रहे हैं, इसका मतलब जो रिलैक्सेशन टाइम आपके पास है वो डिक्रीज कर रहा है। ये तो देखो दो फैक्टर हैं, दोनों यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनके रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। एक इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है। अब क्या होगा? अब देखना ये है, जो ज्यादा डोमिनेट करेगा इन दोनों में से वो इफेक्टिव होगा। अगर मैं पहले वाले केस के हिसाब से देखूं कि n इंक्रीज हो रहा है, इस फर्स्ट केस के हिसाब से अगर मैं देखूं कि अगर आपके पास n इंक्रीज हो रहा है, n इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब आपके पास रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए इस हिसाब से तो। लेकिन अगर आपके पास टो रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज हो रहा है तो इसकी वजह से क्या होना चाहिए? रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है, तो इसके इफेक्ट की वजह से क्या होगा? इसके इफेक्ट की वजह से जो रेजिस्टेंस आपके पास है वो क्या होगा? इंक्रीज होना चाहिए। अब इन दोनों में से मोर इफेक्टिव कौन है और कहें कि मोर सिग्निफिकेंट कौन है? विच वन इज सिग्निफिकेंट? इनमें से सिग्निफिकेंट जो होगा उसी का जो इफेक्ट आपके पास आएगा, ठीक है। अब देखो, जो आपके पास कंडक्टर होता है, कंडक्टर के केस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कितनी होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है 10⁻29 इतने इलेक्ट्रॉन और फ्री पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा भी दें और वहां पे आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़े, लेकिन अब देखो एक सिंपल सी बात है, अगर आप एक समुद्र के अंदर एक छोटी सी बूंद डाल देते हो तो उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। वही काम ये इंक्रीज इन n कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके पास यहां पे जो ये n में इंक्रीज हुआ है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। सिग्निफिकेंट कौन है? डिक्रीज इन टो है। इट मींस दैट जो टो आपके पास, जो टो पे इफेक्ट हो रहा है, ये सिग्निफिकेंट है, और एज ए रिजल्ट ऑफ दिस जो आपके पास R है, R या रो, दोनों ही क्या होते हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। किसके केस में? कंडक्टर के केस में। बात समझ आई? तो कंडक्टर के केस में क्या हुआ? जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होंगे इन केस ऑफ कंडक्टर। और इफ आई प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर, तो क्या आपके पास होगा? ग्राफ कुछ इस तरह से होगा कि आपके पास वो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ध्यान देने वाली बात यहां पे ये है कि यहां ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं किया मैंने। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन है तब भी कोई ना कोई रेजिस्टिविटी है उस मटेरियल की। तो ध्यान से देखना है ये कि हमें यहां 0 यानी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करना है, थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करना है। और एक बात और है कि हर एक मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है वो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है ना, क्योंकि मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करती है। तो ये था हमारे पास इफेक्ट टेम्परेचर का, किसके ऊपर? कंडक्टर के ऊपर। नोट करो इसको फटाफट, ठीक है जी, ओके। देखो जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है इफेक्ट किसका? टेम्परेचर का ही। जो सेकंड टाइप का मटेरियल हमने पढ़ा था वो हमारे पास था इंसुलेटर, ठीक है। अब देखते हैं हम कि इंसुलेटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इंसुलेटर पे क्या इफेक्ट आने वाला है? किसका? इस टेम्परेचर का। देखो हमने ये बात कही थी कि जो इंसुलेटर है वो मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी काफी कम होती है।
कंडक्टिविटी कम मींस उनकी रेजिस्टिविटी काफी हाई होती है। ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूं, इंसुलेटर के केस में अगर हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर के साथ एन इंक्रीज होएगा, पहला केस। दूसरा, रिलैक्सेशन टाइम, टो इंक्रीज तो रिलैक्सेशन टाइम टो डिक्रीज हो रहा है। बट अगर थोड़ी सी भी हम एनर्जी प्रोवाइड करवाएं, यहां तो हम टेम्परेचर को काफी बढ़ा रहे हैं, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या होंगे, फ्री होंगे। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो वो क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट करेंगे। यानी मूव करना स्टार्ट करेंगे तो इजिली मूव कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जैसे मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो एन बढ़ रहा है, और ये जो आपके पास इंक्रीज इन एन है वो बहुत ज्यादा है, सिग्निफिकेंट है, ओवरकम कर लेता है किसको, ये जो रिलैक्सेशन टाइम में डिक्रीज है। तो सिग्निफिकेंट ये है इस केस में, मोर सिग्निफिकेंट। और ये अगर सिग्निफिकेंट है तो इसका मतलब ये है एन आपके पास इंक्रीज कर रहा है, समथिंग इंक्रीजिंग विद टेम्परेचर, इट मींस दैट रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी आर और रो डिक्रीज करेंगे विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। किसके केस में, किसके केस में, इंसुलेटर के केस में। ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं इंसुलेटर के लिए, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, रो और आर वर्सेस टेम्परेचर, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं तो कुछ इस तरह से आएगा। क्या, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, देखो यहां सिंपल सी बात है कि मैं अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करूं, टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब कि रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, और जहां ऑलमोस्ट जीरो टेम्परेचर आपके पास होगा वहां पे मैक्सिमम रेजिस्टिविटी होगी उस मटेरियल की। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर को जैसे जैसे हम कम करेंगे तो आपके पास जो रेजिस्टिविटी है वो क्या करती है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती है। ये एक्सपोनेंशियल आपके पास है, टेम्परेचर जैसे जैसे घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे जो रेजिस्टिविटी आपके पास है वो इंक्रीज हो रही है। सपोज यहां टेम्परेचर जीरो है, मैक्सिमम आपके पास होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो एज रिजल्ट ऑफ विच दैट जो हमारी रेजिस्टिविटी है या रेजिस्टेंस है एक इंसुलेटर का, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो उल्टा बोल सकते हैं हम यहां पे कि टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा इन केस ऑफ इंसुलेटर। थर्ड टाइप का जो मटेरियल हमने वहां पढ़ा था वो हमारे पास था सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर के एग्जांपल भी लिए थे हमने, सिलिकॉन या जर्मेनियम। ठीक है, तो हमने कहा था कि जो इनकी कंडक्टिविटी है किसकी, सेमीकंडक्टर्स की, वो विद इन बिटवीन आपके पास किसके बीच में लाई करती है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। इट मींस दैट रूम टेम्परेचर पे एक सेमीकंडक्टर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक इंसुलेटर की तरह ही बिहेव कर रहा है। बट जैसे ही मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करना स्टार्ट करूंगा तो मोर प्रोबेबिलिटी है वहां पे इंसुलेटर के कंपैरिजन में किसकी, इलेक्ट्रॉन की फ्री होने की। इट मींस दैट जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं तो आपके पास उसके साथ एन की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। जैसे कि यहां देखा था हमने इंसुलेटर के केस में कि टेम्परेचर इंक्रीज, एन इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज तो टो डिक्रीज, और इसमें भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट कौन सा है, एन। इट मींस दैट सेमीकंडक्टर के केस में भी जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा। ठीक है, ओके जी। फोर्थ टाइप का जो आपके पास है, देखो वैसे तो तीन तरह के मटेरियल होते हैं, बट हम क्या करते हैं, 10th क्लास में जब आपने हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था, हम इस यूनिट में भी लेटर ऑन देखेंगे, हीटिंग इफेक्ट में हमने ये क्या देखा था, हीटिंग इफेक्ट में हमने ये कहा था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि हम इस तरह के मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है, करंट के हीटिंग इफेक्ट से बेनिफिट लेने के लिए, जिनका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहे विद चेंज इन टेम्परेचर। भले ही टेम्परेचर आपके पास चेंज होता रहे, तो मैं लिख देता हूं इसको कि भले ही आपका जो टेम्परेचर है वो चेंज होता रहे, बट रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। इस कैटेगरी में इनको बोलते हैं हम एलओए। एलओए बनते कैसे हैं, हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक जो आपके पास मटेरियल है, मेटल है, उनको क्या करते हैं, कंबाइन करवाते हैं और फिर उससे एक नया मटेरियल, नए टाइप का मटेरियल बनता है जिसको हम एलओए बोलते हैं। ठीक है, एलओए के केस में आर या जो रो रेजिस्टिविटी आपके पास है वो क्या है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है विद चेंज इन टेम्परेचर, ऑलमोस्ट कांस्टेंट विद चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर को चेंज भी करूं तब भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। इट मींस दैट
देखो मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, n इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, टो डिक्रीज कर रहा है। ये जो दोनों फैक्टर हैं वो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, n की वजह से जो डिक्रीज आना चाहिए था उसको क्या करता है, उसको ओवरकम कर देता है टो। ठीक है, और टो की वजह से जो क्या होना चाहिए था, इंक्रीज होना चाहिए था, उसको ओवरकम कर देता है n। इट मींस दैट ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहता है। मैं यहां ऑलमोस्ट कांस्टेंट बोल रहा हूं, एक्चुअली कांस्टेंट नहीं बोल रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई बेसिकली ये जो एलॉयज हैं ये बने तो मेटल से ही हैं, और मेटल में हमने देखा था कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं तो विद चेंज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटल इंक्रीजेस। इट मींस दैट यहां पे वेरिएशन तो आएगा बट वो वेरिएशन बिल्कुल कम होगा। ठीक है, इफ आई प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर फॉर एन एलॉय, तो किस तरह का होगा, कुछ इस टाइप का आपके पास ये होगा। ठीक है, कुछ इस तरह का आपके पास बनेगा। चेंज तो आ रहा है क्योंकि मेटल के केस में तो हमने देखा था कि वो एकदम से ऊपर उठ गया था, बट इस केस में क्या है, स्लाइटली चेंज आ रहा है। जो चेंज है वो क्यों हो रहा है, चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि बना तो ये मेटल से ही है। ओके, तो ये हमारे पास था जी टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी इन कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड एलॉयज। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। चलो अब देखो, ये तो बात थी हमारी कि इन फैक्टर्स को देख करके यानी टो और एन को देख करके हमने बता दिया कि भाई ये कैसे डिपेंड करेगा किस पे, टेम्परेचर पे। ठीक है, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में हमें देखना हो कि ये चेंज कैसे हो रहा है तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम अल्फा से। देखो आपकी बुक में आपको जो है कुछ ऐसा लिखा मिलेगा कि जो रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, कुछ ऐसा दिया मिलेगा। ठीक है, जहां पे जो ये RT है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T। आर नोट रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। आपकी बुक में ऐसा दिया है 1 प्लस अल्फा। अल्फा क्या है, अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और डेल्टा टी आपके पास क्या है, राइज इन टेम्परेचर, और कितना चेंज आपके पास टेम्परेचर में आया है, ये दिया मिलेगा। ठीक है, बट इन जनरल अगर मैं बात करूं तो होता क्या है, आरटी होता है रेजिस्टेंस मटेरियल का फाइनल टेम्परेचर पे यानी टेम्परेचर टी पे। आर नोट रेजिस्टेंस है इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर वो है जहां से हमने ऑब्जर्वेशन को स्टार्ट किया था। कैसे, देखो सपोज मेरे पास यहाँ पे एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस लेटर से आर नोट है। ठीक है, इनिशियल जो रेजिस्टेंस इसका आर नोट है, किस टेम्परेचर पे, लेटर से टेम्परेचर टी नोट पे इसका जो रेजिस्टेंस था वो इतना था। अब क्या हुआ, हमने रेजिस्टेंस को टेम्परेचर को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, और लेटर से dt अमाउंट ऑफ टेम्परेचर जब हमने इंक्रीज किया तो एज रिजल्ट ऑफ विच जो आपके पास रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो गया बाय एन अमाउंट dr। बात समझ आ रही है? बिल्कुल, इनिशियली आर नोट रेजिस्टेंस था, लेकिन अब आपके पास टेम्परेचर को जब मैंने इंक्रीज किया तो इंक्रीज इन टेम्परेचर की वजह से जो रेजिस्टेंस में इंक्रीज आया वो कितना है, dr है। तो मैं ये कह रहा हूं, यहां से एक बात तो क्लियर है कि जो dr आपके पास है दैट इज राइज इन रेजिस्टेंस, क्योंकि यहां कंडक्टर की बात हो रही है और हमें पता है कि कंडक्टर के केस में क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सो dr इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे, इनिशियली रेजिस्टेंस कितना था, एक तो उस पर डिपेंड करेगा, दूसरा टेम्परेचर में कितना इंक्रीज हुआ है, कितना चेंज आया है उस पर डिपेंड करेगा। इन दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा। इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से आपके पास dr बन रहा है। तो ये जो dr आपके पास है किसके इक्वल होना चाहिए, दैट मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यूज कर लिया मैंने अल्फा। ये जो अल्फा आपके पास है लेट अस से दिस इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और r नॉट इनटू dt इसके इक्वल आपके पास। अच्छा एक चीज और बता देता हूं आपको कि जो अल्फा है यहां से देखने पे हम ये बोल रहे हैं कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ना, इट मींस दैट ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, बट ये हमारे सिर्फ 12th के लेवल पे हम ऐसा देख पा रहे हैं कि जो ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है।
बट अगर आप हायर लेवल पे देखोगे तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो अल्फा है वो टेम्परेचर पे डिपेंड ना करे, ठीक है, ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट भी हो सकता है। सपोज अल्फा की वैल्यू हो सकती है 4t प्लस टेम्परेचर को कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर देते हैं 5d स्क्वायर एंड सो हो सकता है कि टेम्परेचर पे डिपेंड करे, बट हमारे वाले लेवल पे ये अल्फा जो है हम वो कांस्टेंट ही कंसीडर करते हैं। हमारी बुक्स में 12th लेवल पे जो हम पढ़ते हैं उसमें अल्फा को कांस्टेंट दिया होता है, ये आपके पास हो गया, ठीक है। ओवरऑल प्रोसेस में अगर मुझे देखना है कितना चेंज आया तो क्या करो, इंटीग्रेशन कर दो उठा करके। इनिशियल रेजिस्टेंस लेट अस से R0, फाइनल रेजिस्टेंस लेट अस से RF, इनिशियल टेम्परेचर लेट अस से T0, फाइनल टेम्परेचर लेट अस से TF आपके पास, ठीक है जी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो क्या हो गया यहाँ से, इंटीग्रेशन dr R0 टू RF इक्वल टू अल्फा कांस्टेंट R0 कांस्टेंट इंटीग्रेशन dt T0 टू TF, ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं, करो इंटीग्रेशन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना हो गया जी आपके पास RF माइनस R0 इक्वल टू किसके इक्वल है आपके पास, देखो यहाँ जो ये RF है बेसिकली वो ये RT है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, मैं बोल रहा हूँ फाइनल रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T, ठीक है। तो किसके इक्वल है, RF माइनस R0 इक्वल टू अल्फा R0 TF माइनस T0, इसके इक्वल आपके पास ये आ गया। तो देखो पहला काम जो हमारा है वो है ये वाला फार्मूला निकालना, ये डेरिवेशन हमारा जो रिजल्ट है वो ये आना चाहिए, इस डेरिवेशन का रिजल्ट, ठीक है। देखो क्या हो गया, RF R0 को ले जाओ राइट साइड में, R0 प्लस अल्फा R0 TF माइनस T0, ये है बिल्कुल ठीक है। R0 को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, दैट इज RF इक्वल टू R0 कॉमन, अंदर बचा 1 प्लस अल्फा इनटू TF माइनस T0, TF माइनस T0 क्या है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, इट मींस दैट राइज इन टेम्परेचर। इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं किससे, डेल्टा T से। तो क्या बन गया जी, RF इक्वल टू R0 इनटू 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा T, ये आपके पास बन गया, और यही वाला हमारे पास एक्सप्रेशन है, ठीक है। RF यानी रेजिस्टेंस, फाइनल रेजिस्टेंस, ठीक है, और रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T, यही सेम टू सेम आपके पास एक्सप्रेशन हमारे पास आ गई। अच्छा, अब यहाँ से और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से अब निकाल सकते हैं हम अल्फा की वैल्यू, कि अल्फा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इस इक्वेशन को उठाओ, ये इक्वेशन है हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से आपने, तो मैं इसको कर लेता हूँ ड्रॉ, ठीक है, थोड़ा स्पेस बनेगा। देखो अब हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू निकालते हैं कहाँ से, इक्वेशन नंबर 1 से। अल्फा निकालना है तो अल्फा को राइट साइड में रखो, इसको बाकी सब एक साइड, अल्फा ले लिया राइट साइड, बाकी ले आओ लेफ्ट साइड में R0 इनटू TF माइनस T0, ठीक है जी, ये आपके पास हो गया। RF माइनस R0 बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस, इसका मतलब क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, ठीक है, ये तो हो गया जी इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। R0 क्या है, इट रिप्रेजेंट्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ठीक है, भाई जहां से मैंने ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट किया था वो ओरिजिनल रेजिस्टेंस ही तो है, इनटू TF माइनस T0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइज इन टेम्परेचर, कि कितना टेम्परेचर बढ़ा, राइज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की डेफिनेशन यहां से क्या बनी, क्या डेफिनेशन बनी, इट इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, ठीक है, पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस और केल्विन, टेम्परेचर दोनों में ले सकते हैं ना, पर डिग्री सेल्सियस और केल्विन राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये क्या होगी, ये डेफिनेशन बन गई हमारी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की, अल्फा की। अच्छा, यहां से यूनिट भी निकाल सकते हैं हम, यूनिट क्या होगी, अल्फा की यूनिट देखो यहां से क्या बन रही है इस फार्मूला से, रेजिस्टेंस है ऊपर, रेजिस्टेंस नीचे, ये तो कैंसिल हो गए, बचा क्या, सिर्फ 1/T, टेम्परेचर केल्विन में या डिग्री सेल्सियस में तो इनवर्स, पर डिग्री सेल्सियस और पर डिग्री केल्विन, ये क्या हो गई, ये हमारी यूनिट हो गई किसकी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसको नोट करते रहो, साथ के साथ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। अच्छा, ये तो बात थी हमारी, कर दूं रहा, ओके।
देखो ये जो बात की है हमने, ये तब की है जब हम बात कर रहे थे रेजिस्टेंस के केस की, है ना। अब हमने क्या किया था, आज ही हमने पढ़ा है कि सिर्फ रेजिस्टेंस ही इंक्रीज नहीं होता जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, बल्कि क्या होता है, रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होती है ना। तो जैसे हमने टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा है, सिमिलरली टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी भी है, दैट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। अभी हमने क्या देखा, ये देखा कि RT इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T के इक्वल आपके पास, जहां पे अल्फा क्या था, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। वी नो दैट R इक्वल टू रो L अपॉन A के इक्वल है, रेजिस्टेंस के साथ साथ रेजिस्टिविटी भी चेंज हो रही है हमारी। यहाँ पे इस केस में सॉरी, यहाँ ये नहीं बोल सकते कि हम रेजिस्टेंस के साथ रेजिस्टिविटी चेंज हो रही है, नहीं, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस तो चेंज हो ही रहा है, एज वेल एज रेजिस्टिविटी भी चेंज हो रही है। दिस वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो रेजिस्टिविटी की बात करेंगे तो रो T इक्वल टू रो नोट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, सेम प्रोसीजर जैसे पिछले वाला निकाला है, एंड रिजल्ट हमें ये दे देगा, किसके केस में, रेजिस्टिविटी के केस में। रो T क्या है, रेजिस्टिविटी है एट टेम्परेचर T, रो नोट इनिशियली कितनी थी आपके पास, और आपकी बुक में इसको दिया मिलेगा रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री केल्विन, क्योंकि इन जनरल जब हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं तो वहां पे जो इनिशियल टेम्परेचर हम लेके चलते हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस लेके चलते हैं, ठीक है, हमारी जो प्रॉब्लम दे रही है हम बुक्स में, ठीक है। अल्फा जो आपके पास है, दिस वन इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो सेम टू सेम जैसे वहां निकाला था, आप ये वाला एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हो, है ना, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और यहां से देख लेते हैं, वो क्या है कि जो ये अल्फा की वैल्यू है, अल्फा की जो वैल्यू है वो डिफरेंट मटेरियल के लिए कैसे आती है, मींस पॉजिटिव कहाँ आ रही है, नेगेटिव कहाँ आ रही है, ठीक है। अच्छा, लास्ट लेक्चर में जब हमने बात की थी तो हमने वहां पे कैटेगराइज किया था मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। We categorize the material in 3 categories. First one was conductor, second one is insulator, and third one is semiconductor. Okay. तो जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं, उन कंडक्टर्स में हमने देखा था, आज देखा हमने कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इनमें रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है ना। और अभी जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन हमने निकाला, उसमें देखा कि RT की वैल्यू क्या है, R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T के इक्वल है, वेन ये टेम्परेचर T पे है और ये इनिशियल टेम्परेचर और 0 डिग्री केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस पे है। इट मींस दैट RT मस्ट बी ग्रेटर देन R0 फॉर कंडक्टर, और ये पॉसिबल कब होगा, जब ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होगी। डेल्टा T क्या है, रेज इन टेम्परेचर है, इट मींस दैट इट इज पॉजिटिव, तो अल्फा भी पॉजिटिव होना चाहिए। इट मींस दैट इन केस ऑफ कंडक्टर अल्फा इज पॉजिटिव, पहला केस, बात समझ आ रही है, ओके। सेकंड, अगर मैं बात करूं इंसुलेटर की या फिर सेमीकंडक्टर, दोनों के केस में हमने देखा था कि रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। तो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का केस जो आपके पास है, उसमें अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या देखने को मिलेगा जी, हमें देखने को मिलेगा कि जो अल्फा है वो नेगेटिव आ रहा है। ऐसा क्यों, देखो यहां से, क्योंकि इस केस में जो RT है दैट मस्ट बी लेस देन R0, डेल्टा T तो पॉजिटिव है, तो इस क्वांटिटी को नेगेटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, अल्फा मस्ट बी नेगेटिव। एंड केस नंबर थर्ड, एलओए आपके पास क्या है, एलओए आपके पास जो होते हैं वो मटेरियल है जो हम क्या करते हैं, मेटल्स को मिला करके बनाते हैं, और उस केस में हमने देखा, देखो जब आज हमने बात की थी थोड़ी देर पहले कि एलओएज के केस में जो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है, ठीक है, एलओएज के केस में जो रेजिस्टिविटी है वो क्या रहती है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो, ठीक है, बट थोड़ा सा राइज देखने को मिलता है, वो इसीलिए क्योंकि एलओएज किससे बनते हैं, मेटल से बनते हैं, इसीलिए मेटल होने की वजह से वो थोड़ा राइज देखने को मिलता है, बट ओवरऑल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चेंज आपके पास आता है रेजिस्टिविटी में। इट मींस दैट RT मस्ट बी नियरली इक्वल टू R0 इन केस ऑफ एलओए, एंड फॉर दिस अल्फा मस्ट बी नियरली इक्वल टू 0, है ना। ये वाली क्वांटिटी भाई नियरली इक्वल टू 0 होनी चाहिए, डेल्टा T तो बढ़ रहा है, ये क्वांटिटी 0 कब होगी, जब ये आपके पास 0 होगा। इट मींस दैट अल्फा नियरली इक्वल टू 0, ऑलमोस्ट 0। ऑलमोस्ट क्यों कहा है,
बिकॉज समवट अमाउंट तो इंक्रीज हो ही रहा है ना रेजिस्टिविटी में इन केस ऑफ एलओई। ठीक है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ले लेते हैं इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स। चलो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी हम, क्वेश्चन नंबर 1। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ये कहते हैं कि आपके पास एक कंडक्टर है, लेट अस यू हैव टू गिवन ए कंडक्टर, और इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस लेट अस से आर नॉट है, रेजिस्टेंस है एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है, दैट इज 0.004 पर डिग्री सेल्सियस। लेट अस से ये वैल्यू हमें दी हुई है अल्फा की। अब क्या किया, अब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज करना स्टार्ट किया। इनिशियल टेम्परेचर जहां से हमने ऑब्जर्वेशन किया टी नॉट, वो है 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। अब इसने कहा कि हमने टेम्परेचर को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके हमने देखा दैट रेजिस्टेंस ऑफ दिस मटेरियल इज इंक्रीज्ड बाय 2r नॉट, इंक्रीज्ड बाय 2r नॉट, इंक्रीज्ड बाय 2r नॉट। इट मींस दैट फाइनल रेजिस्टेंस कितना है, RF और RT, कुछ भी बोल दो आप इसको। ठीक है, वो किसके इक्वल आपके पास होगा, इंक्रीज बाय 2r नॉट है, इनिशियल था r नॉट, इंक्रीज बाय 2r नॉट मींस फाइनल रेजिस्टेंस इज 3r नॉट। अब ये पूछ रहे वो टेम्परेचर निकालो जिस पे ये रेजिस्टेंस 3r नॉट हो गया, मींस हमें निकालना है T फाइनल। ठीक है, लेट अस से TF, T फाइनल को हम बोल रहे हैं कि वो T। ओके, फार्मूला लगाओ, व्हाट वाज द फार्मूला, RT इक्वल टू R नॉट इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, ये था। RT फाइनल कितना है, 3r नॉट, इनिशियल r नॉट 1 प्लस अल्फा 0.004 डेल्टा t, डेल्टा t किसके इक्वल होना चाहिए, t फाइनल यानी t माइनस इनिशियल 0 यानी t के इक्वल कितना हो गया, 3r नॉट इक्वल टू r नॉट इनटू 1 प्लस 0.004 इनटू t, इसके इक्वल आपके पास हो गया। r नॉट से r नॉट कैंसिल, 3 इक्वल टू 1 प्लस 0.004 t, क्या लिख सकता हूं मैं इसको, 1 को इस साइड ले आओ, दैट इज 2 इक्वल टू 0.004 इनटू t। t की वैल्यू निकालनी है, क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाय 0.004, और क्या लिख सकता हूं, 2 डिवाइड बाय 4 इनटू 10⁻3, कितना आ गया, 500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, तो ये मेरे पास क्या है, ये वो टेम्परेचर है जिस पे रेजिस्टेंस जो है 3r नॉट हो जाएगा और इंक्रीज्ड बाय 2r नॉट हो जाएगा इस कंडक्टर का। ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं, नोट कर लेना इसको साथ के साथ। अच्छा चलो, हाँ एक क्वेश्चन और देखते हैं, सेम है। सपोज मेरे पास एक मटेरियल यानी कंडक्टर है, सपोज और इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस कितना है, 4.25 ओम है, जब टेम्परेचर कितना है इसका, 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस इतना दे रखा है। अब रेजिस्टेंस को बढ़ाया, सॉरी टेम्परेचर को बढ़ाया, और रेजिस्टेंस देखा कि जो 110 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो 4.75 ओम। ठीक है, ये दो चीजें दे रखी हैं, निकालना क्या है, निकालना है रेजिस्टेंस ऑफ दिस मटेरियल एट 0 डिग्री सेल्सियस यानी R नॉट, एंड सेकंड थिंग अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था ये RT, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T इक्वल टू R नॉट, इनिशियल टेम्परेचर और 0 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ठीक है, RT फर्स्ट वाले केस में देखते हैं, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस 4.25 इक्वल टू R नॉट, दिया नहीं है, बस निकालना है हमें, तो 1 प्लस अल्फा भी नहीं दिया, डेल्टा T कितना, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल कितना है यहाँ 10, इनिशियल कितना है 0, जिस पे हमें निकालना है। इक्वेशन बनी 4.25 इक्वल टू R नॉट इनटू 1 प्लस 10 अल्फा। ठीक है, R नोट और अल्फा निकालना है, R नोट अल्फा निकालना है, तो इस इक्वेशन से तो पॉसिबल नहीं है, क्यों, दो वेरिएबल है, इक्वेशन एक है, पॉसिबल नहीं है। इट मींस दैट एक और इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, सेकंड इक्वेशन बनाते हैं यहां से। सिमिलरली दैट इज R
एट टेम्परेचर 110, तो ये वाली इक्वेशन यूज कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन दैट इज 4.75 इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा 110 माइनस 0, ये बन गया 4.75 इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस 110 अल्फा, ये है। ओके, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड कर देते हैं किसको, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से। डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 by 2, what we get 4.25 divided by 4.75 equal to राइट हैंड साइड में देखो क्या है, r नोट इंटू 1 प्लस 10 अल्फा डिवाइड बाय r नोट इंटू 1 प्लस 110 अल्फा, ये है r नोट से r नोट कैंसिल। ठीक है, इक्वेशन को सोल्व करो यहां से, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, अल्फा की वैल्यू आ रही है 0.001 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। अब इस अल्फा की वैल्यू को या तो इस इक्वेशन में पुट कर लो या इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर नोट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और जो वैल्यू पुट करने के बाद देखो आप, जो वैल्यू पुट करने के बाद आर नोट की वैल्यू आएगी वो आएगी 4.2। ठीक है, इट मींस दैट दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो उम्मीद है कि लेक्चर लगा होगा आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को कीजिए लाइक, अपने दोस्तों के साथ कीजिए शेयर, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय।